वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और मराठी मूवी को लेकर आया हूँ। एक्चुअली मूवी नहीं बल्कि वेब सीरीज है। इसका नाम है अतंग, जो 2022 में रिलीज हुई। उसी तरह एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस सीरीज में ओवरऑल से 6 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास ही है। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस वेब सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले बता दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1930। एक दिन नाना साहेब नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार अपने बेटे का नामकरण करने लगता है। नाना साहब के घर में एक जबरदस्त फंक्शन चलने लगता है और इस फंक्शन को एक ब्रिटिश कपल भी आते हैं। बंदे का नाम होता है जॉर्ज और उसकी पत्नी। नाना साहब की बीवी का नाम होता है लक्ष्मी। खैर फंक्शन के दौरान उस ब्रिटिश वाले बंदे जॉर्ज को वहाँ की एक लड़की पसंद आती है। फटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है। नाना साहब कहने लगता है, अरे सर पहले पार्टी खत्म करिए, उसके बाद वो पार्टी आपकी। इस तरह से नाना साहब खुद उस लड़की को जॉर्ज को दे देता है, उसके साथ एक रात टाइम स्पेंड करने के लिए। खैर बाद में नाना साहब और उसकी बीवी अपने बेटे का नाम रखते हैं राव साहब। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि इस घर के बाहर एक छोटा सा तालाब होता है। इस तालाब के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही होती है। आफ्टर सम टाइम लक्ष्मी नाना साहब के पास आकर एक बुरी खबर सुनाने लगती है कि हमारा बेटा झूले में मौजूद नहीं है। यह सुनने के बाद नाना साहब बहुत गुस्से में आकर पहले अपने पत्नी को एक छापड़ लगाता है और अपने सारे काम वालों से कहने लगता है कि फटाफट से मेरे बेटे की तलाश करो, जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से सारे लोग राव को ढूंढते रहते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो छोटा बच्चा उस औरत के गोद में होता है। वो पानी में की औरत इस बच्चे को खिलाती रहती है। तभी यहाँ पर नाना साहब आता है। इस औरत को देखकर पूछने लगता है कि कौन हो तुम। जब वो औरत नाना साहब की तरफ देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाक से डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद सीन 1960 में शिफ्ट होता है, मतलब 30 साल के बाद, जहाँ पर हमको दोबारा राव को दिखाया जाता है। अब फिलहाल राव बहुत बड़ा हो चुका होता है और अपने घर के तालाब के पास खड़े रहकर अपने मन ही मन ये बताने लगता है, पहले से ही मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, जब से वो मेरी जिंदगी में आई मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब दोबारा मेरी जिंदगी शून्य हो चुकी है। अब इस जिंदगी का मैं क्या करूं। इस तरह से उस तालाब के अंदर जाने लगता है, सुसाइड करने लगता है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 साल पहले। एक्चुअली 1 साल पहले इस गांव को सुशीला और उसका हस्बैंड मास्टर जी यहाँ पर आते हैं। अब मास्टर जी एक स्कूल टीचर होने की वजह से ट्रांसफर होकर इस गाँव को आया होता है। इस गाँव में एंटर होते ही सुशीला को ये गाँव बहुत भाने लगता है। समंदर होता है, नदियाँ होती है, बहुत ही प्यारा सा गाँव लगता है इसको। और जब ये दोनों इस गाँव में आ रहे होते हैं उसी दिन इस गांव में कुछ फेस्टिवल वगैरह चलते रहता है। सुशीला फटाफट से बैलगाड़ी से उतरकर भगवान की पूजा पाठ करने लगती है। उसी वक्त उस रास्ते से राव गुजरने लगता है अपने बाइक के जरिए से। राव को देखकर वहाँ के सारे लोग इसको रास्ता देने लगते हैं, बहुत डरने लगते हैं राव को देखकर। सुशीला पंडित जी से पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है। पंडित जी कहने लगता है कि वो रावण है, रावण। खैर इसके बाद सुशीला और मास्टर जी अपने स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं। प्रिंसिपल मास्टर जी को इसी स्कूल का एक छोटा सा रूम दे देता है रहने के लिए, जब तक इन दोनों को कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता। खैर जो भी हो, इनका सामान तो कुछ ज्यादा नहीं होता। इस रूम में आकर अपने अपने सामानों को एडजस्ट करते रहते हैं। खैर दूसरे दिन जब सुशीला अपने कपड़े बदल रही होती है तो सुशीला को ऐसा लगता है कि दरवाजे के पीछे से कोई इसको देख रहा है। सच में 2 लड़के सुशीला को देख रहे होते हैं। ये देखकर सुशीला जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाद सुशीला मास्टर जी से यही कहने लगती है कि अब हमको यहाँ पर नहीं रहना। मास्टर जी यही बात प्रिंसिपल को बताने लगता है। स्कूल का प्रिंसिपल काशीकार नाम के एक बंदे को अपने पास बुलाकर ये कहने लगता है कि राव साहब के पास तो इतना बड़ा घर है ना, उसी घर में किसी छोटे से कमरे में इन दोनों को जगह दे दीजिए। जब तक इन दोनों को कोई अच्छा सा घर नहीं मिल जाता ये दोनों राव के घर में ही रहेंगे। एक्चुअली ये बंदा काशीकर राव के बिजनेस को देखते रहता है, हिसाब किताब एक्सेट्रा। अब प्रिंसिपल की बात को ना टालते हुए काशीकर सुशीला और मास्टर जी को लेकर राव के घर जाने लगता है। इन दोनों को अपने घर में देखकर रुक्मिणी इन दोनों को बहुत डांटने लगती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते, अगर ये बात राव को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेगा। इस तरह से रुक्मिणी हड़बड़ाई करने लगती है। इसी दरमियान में इसके पैर में चोट आ जाती है। सुशीला रुक्मिणी को सुकून से बिठाकर तेल से इसके पैर की मालिश करने लगती है तो फटाक से रुक्मिणी का पैर ठीक हो जाता है। और सुशीला की बातें देखकर रुक्मिणी सुशीला को बहुत भाने लगती है। सुशीला बहुत पसंद आ जाती है इसको। इन दोनों को परमिशन दे ही देती है कि आप दोनों हमारे घर रह सकते हो, लेकिन जितने दिन रहोगे उतने दिन राव के सामने मत आना। यह सुनने के बाद मास्टर जी को ये बात पसंद नहीं आती, क्या हम लोग चोरी चुपके किसी के घर में क्यों रहे। लेकिन बाद में रुक्मिणी और सुशीला समझाने लगती है। उसके बाद सुशीला बस ऐसे ही इस घर में घूमती रहती है। तभी देखते ही देखते
काले बादल छाने लगते हैं और उसी बादलों में हमको वो लड़की नजर आती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। एक्चुअली एक आत्मा होती है जो सुशीला को देखकर बहुत गुस्सा करती रहती है। खैर दूसरे दिन सुशीला किचन में जाकर अपने हाथों से गुड़ की चाय बनाकर रुक्मिणी को देने लगती है। रुक्मिणी को ये चाय बहुत पसंद आने लगती है। उसके बाद सुशीला रुक्मिणी से काफी सारी बातें करने लगती है। इसी में ये भी कहने लगती है कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे माँ बाप ने जल्दी मेरी शादी करवा दी। उसके बाद सुशीला रुक्मिणी से इस घर के बारे में पूछने लगती है, तो रुक्मिणी इस घर के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। ये घर और किसी का नहीं, मेरे जीजाजी नाना साहब का है। कुछ सालों पहले ही मेरे जीजाजी की डेथ हो गई, लेकिन मेरे जीजा इतना अच्छा इंसान नहीं था। गांव के हर एक औरत पर उसकी बुरी नजर थी, हर एक औरत को बलात्कार करने लगा। लेकिन मेरी बहन लक्ष्मी बहुत ही अच्छी इंसान थी। मेरी बहन ने बहुत सारा टाइम बिताया नाना साहब के साथ। मेरे जीजा नाना साहब ना अच्छा पति बन सका ना अच्छा फादर, हमेशा मेरी बहन को मारता पीटता था। नाना साहब की वजह से ही इस गांव के लोग हम घर वालों से ढंग से बात ही नहीं करते। नाना साहब को तो बहुत नफरत किया करते थे। जब राव छोटा बच्चा था उस टाइम पर भी कोई भी बच्चा राव से बात नहीं किया करता था, नाना साहब की वजह से ही। लेकिन सिर्फ एक बच्चा ही राव के साथ मिलकर खेला करता था, उसका नाम है राघव, और अभी भी वो दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स है। राघव इसी गांव में डॉक्टर की तरह काम करता है। देखो सुशीला, जब राव घर में होता है तो तुम इधर उधर घूमो मत, राव के सामने तो बिल्कुल भी मत आओ, और इसी तरह इस घर के तालाब के पास भी मत जाना। लेकिन रुक्मिणी जिस काम से मना किया था सुशीला वही काम को करने लगती है। मतलब जब राव अपने घर में मौजूद नहीं होता, सुशीला राव के कमरे में जाकर वहाँ की किताबों को पढ़ती रहती है। एक दिन जब सुशीला राव के कमरे में होती है तो अचानक से राव अपने कमरे में आ जाता है। राव को देखकर सुशीला खटिया के पीछे छुप जाती है, मतलब इस तरह से बचती रहती है राव से। खैर हर रात राव को कोई ना कोई बुरा सपना आते रहता है। जब राव छोटा बच्चा था उस वक्त वो आत्मा राव को उसकी नींद से जगाकर उस तालाब की तरफ बुलाने लगती है। अब राव तो उस वक्त छोटा बच्चा था, धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाने लगता है पानी में। तभी आइन टाइम पर इसकी माँ आकर अपने बेटे को बचा लेती है। इस तरह से काफी सारी बार बचपन में राव बचते रहता है उस आत्मा से। खैर दूसरे दिन दोबारा सुशीला राव के कमरे में जाकर वहाँ की किताबों को पढ़ने लगती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। वो कहानियाँ पढ़ने के बाद सुशीला रुक्मिणी को आकर सुनाती रहती है। अब रुक्मिणी को सुशीला की बातें, उसकी कंपनी बहुत पसंद आने लगते हैं। बहुत ही कम समय में ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हालांकि रुक्मिणी किसी से बात नहीं करती, लेकिन सुशीला से बहुत अच्छी तरह से बात करती रहती है। एक दिन दोबारा ऐसे ही सुशीला राव के कमरे में जाकर वहाँ की किताबों को पढ़ती रहती है। एट द सेम टाइम राव जब अपनी बाइक से बाहर जा रहा होता है तो इसकी बाइक में तेल खत्म हो जाता है। तेल लेने के लिए राव जब अपने घर में आता है, अपने कमरे में आता है, तो अपने कमरे में राव सुशीला को देखता है। अब राव को पहले से ही लड़कियों से बहुत एलर्जी होती है। ऊंची आवाज में पूछने लगता है कि कौन हो तुम। राव की आवाज सुनकर रुक्मिणी भी बाहर आकर बहुत डरती रहती है कि पता नहीं राव अब सुशीला से क्या कहेगा। यह होने के बाद सुशीला और मास्टर जी अपने आप अपने सामान पैक करने लगते हैं। राव इन दोनों को अपने घर से बाहर ढकेल देगा। उसी वक्त राव का बेस्ट फ्रेंड राघव राव के घर में आकर रुक्मिणी का टेस्ट करके राव से कहने लगता है कि आजकल रुक्मिणी की तबीयत पहले से भी बहुत बेहतर है। जब से सुशीला इस घर में आई है रुक्मिणी बहुत खुश है। अब रुक्मिणी को एक ऐसे ही साथी की जरूरत है जो सुशीला ने वो पूरा किया। रुक्मिणी के लिए ही सही तुमको सुशीला और उसकी फैमिली को यहाँ पर रहने की इजाजत देनी पड़ेगी। सो राव को राघव की बातें समझ आ जाती है। अपने मौसी के लिए मास्टर की फैमिली को यहाँ पर रहने की इजाजत दे ही देता है। खैर दूसरे दिन से जब कभी भी सुशीला और राव का सामना होता तो सुशीला जानबूझकर राव से बात करने की कोशिश करती, लेकिन राव सुशीला को भाव ही नहीं देता, सुशीला को इग्नोर ही करते रहता है। उसके बाद जब सुशीला मंदिर जाती है तो वहाँ का पुजारी सुशीला से ये कहने लगता है कि तुम जिस घर में रह रही हो वो घर एक श्रापित घर है। राव अच्छा इंसान नहीं है, वो भी अपने पिताजी की तरह है। राव का पिताजी पता नहीं कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनी औरतों का बलात्कार किया, लेकिन सुशीला इस पुजारी की बातों पर यकीन नहीं करती। वो पुजारी कहने लगता है कि तुम एक बार रुक्मिणी के पास जाकर ये बात पूछो कि वो अभी भी बिना शादी के विधवा क्यों है। तो सुशीला उसी तरह से रुक्मिणी के पास आकर यही सवाल पूछने लगती है कि आप क्यों बिना शादी की विधवा बनी। सो रुक्मिणी जो हुआ वो बताने लगती है कि एक दिन रुक्मिणी की बहन लक्ष्मी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से रुक्मिणी नाना साहब के घर आई अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए, लेकिन नाना साहब की बुरी नजर रुक्मिणी पर भी पड़ी। एक दिन तो नाना साहब रुक्मिणी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन आइन टाइम पर लक्ष्मी आकर रुक्मिणी की इज्जत बचा ली, उसे यहाँ से भागने के लिए कहा।
गुस्से में आकर नाना साहेब ने लक्ष्मी को सीढ़ियों से धक्का देने की वजह से बेचारी लक्ष्मी की मौत हो गई। और एक्चुअली मरने से पहले लक्ष्मी ने रुक्मिणी से वादा लिया कि राव को ये अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करेगी, इसको माँ की कमी नहीं होने देगी। अब नाना साहेब रुक्मिणी के साथ दोबारा ऐसा कांड ना करे, इसलिए रुक्मिणी ने अपना सर मुंडवाकर उसी घर में रहते हुए राव की देखरेख करने लगी। इसीलिए राव भी रुक्मिणी को अपनी माँ की तरह देखते रहता है। खैर दूसरी तरफ राव और राघव हाथ का एक कड़ा लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। राव बाबा से पूछने लगता है क्यों वो आत्मा हमारे घर को नहीं छोड़ रही। बाबा कहने लगता है तुम्हारे पिताजी का पापों का कर्म ही वो आत्मा है, तुम्हारे पिताजी ने उस आत्मा का भी कुछ बिगाड़ा होगा। राव पूछने लगता है तो अब कैसे उस आत्मा को शांति मिल सकती है। बाबा कहने लगता है कि तुम फटाफट से लक्ष्मण नाम के एक बंदे को ढूंढो, उसी से उस आत्मा को शांति मिल सकती है। सो राव और राघव वो बंदे लक्ष्मण की तलाश में लगे रहते हैं। खैर कुछ दिनों बाद नाना साहेब का डेथ डे होने की वजह से रुक्मिणी किसी पंडित को बुलाकर पिंडदान करने लगती है। अब पिंडदान तो बेटा ही करेगा, लेकिन राव अपने पिताजी की पिंडदान नहीं करना चाहता क्योंकि राव खुद अपने फादर से बहुत नफरत करते रहता है। नाना साहेब मरने के बाद भी राव ने नाना साहेब की अंत्यक्रिया काम नहीं किया था। जब भी ये दिन आता राव गाँव वालों के पास जाकर किसी न किसी बंदे को रिक्वेस्ट करते रहता है कि ये रिचुअल कंप्लीट कर दे, लेकिन गांव वाले नाना साहब से बहुत नफरत करते हैं, कोई भी आगे नहीं होता। जिस वजह से रुक्मिणी अपने घर में काम करने वाले नादा नाम के एक बंदे से ये रिचुअल्स करवाने लगती है। नादा की बीवी का नाम होता है मती, ये भी इसी घर में काम करती है। खैर रात होने के बाद जब राव रुक्मिणी के पास आकर खाना खा रहा होता है तभी सुशीला राव के पास आकर यही बात पूछने लगती है क्यों तुमने अपने पिताजी का पिंडदान नहीं किया। यह सुनने के बाद राव बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सुशीला दोबारा राव के पास आकर यही कहने लगती है कि मेरे ऊपर का गुस्सा खाने पर क्यों दिखा रहे हो। तुम्हारी मौसी ने बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया, लेकिन तुम तो अपनी मौसी से प्यार से बात भी नहीं करते। उसके बाद राव रियलाइज होकर रुक्मिणी के पास जाकर रुक्मिणी का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। खैर अब जैसा मैंने कहा था ना कि रुक्मिणी के घर में नादा और मती दो लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल ये होता है कि नादा कभी भी इस घर में नहीं आता, बाहर से ही कुछ सामान देकर चला जाता है। एक दिन सामान देने के लिए जब नादा घर के बाहर खड़ा रहता है तो मती नादा के लिए पानी ले जाने लगती है। इसी हड़बड़ाई में ये पैर फिसलकर नीचे गिर जाती है। मती को देखकर नादा फटाफट से भागते हुए इस घर के अंदर आने लगता है, लेकिन नादा इस घर के अंदर आ ही नहीं पाता, कोई शक्ति इसको रोक रही होती है। जब नादा बगल में पलटकर देखता है तो इसको वो आत्मा नजर आने लगती है। जब मती रुक्मिणी को बुलाने लगती है तो वो आत्मा मती और रुक्मिणी को कमरे में बंद कर देती है। बाहर वो आत्मा नादा को मारने की कोशिश करने लगती है, हवा में उठा देती है। तभी राव अपने घर आकर नादा को इस हालत में देखकर किसी भी तरह से नादा को बचा लेता है, और उसी तरह वो आत्मा राव को भी दिखाई देती रहती है। नादा की हालत को देखकर राव शॉक में रह जाता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा सिर्फ राव के खानदान वालों की ही नजर आती है, तो ऐसे में वो आत्मा नादा को कैसे नजर आती है। बाद में पता चलता है कि नादा भी नाना साहेब का ही बेटा है। खैर उसके बाद रुक्मिणी राव से कहने लगती है कि नादा की माँ नाना साहेब के खेतों में ही काम किया करती थी, तुम्हारे पिताजी ने उसकी माँ को भी बलात्कार किया था, जिसकी वजह से नादा पैदा हुआ। जब नादा की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, नादा की माँ नादा को लेकर नाना साहेब के पास आई नादा को अपनाने के लिए, लेकिन नाना साहेब ने नादा की माँ के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने लगा कि इसका क्या सबूत है कि ये बेटा मेरा ही है, पता नहीं तुमने किस किस के साथ कांड किया। इस तरह से नादा उसकी माँ को घर से बाहर फेंक दिया। अब ये सारी बातें लक्ष्मी सुन लेती है। जब तक लक्ष्मी नादा के घर जाती तब तक नादा की माँ मर चुकी होती है। बेचारा नादा अपनी माँ की लाश के सामने बैठकर रो रहा था। सो उसके बाद लक्ष्मी ने नादा को घर के बाहर थोड़ी सी जगह देकर अपने घर के कामों के लिए रख लिया। नाना साहेब मरने के बाद नादा घर में आ सकता था, लेकिन नादा ने ऐसा नहीं किया, खेतों के काम देखते हुए ही घर के बाहर रहने लगा। खैर थोड़ी देर के बाद नादा को होश आता है। तभी मती नादा को ग्लास से पानी देने लगती है, लेकिन नादा अपनी पत्नी मती का हाथ का पानी नहीं पीता, और एक्चुअली इससे पहले भी नादा ने मती का हाथ का दिया हुआ पानी नहीं पिया था। सुशीला पूछने लगती है कि नादा ने ऐसा क्यों किया। मती इन सारे लोगों को अपना जो राज है वो बताने लगती है कि एक्चुअली नाना साहेब ने नादा और मेरी शादी करवा दी थी। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि नाना साहेब ने मेरा भी बलात्कार किया था। ये सच जानने के बाद नादा मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरे हाथ का दिया हुआ पानी भी नहीं पीता। एक दिन मैं इस घर में आकर बस ऐसे ही काम कर रही थी उस तालाब के पास, तो अचानक से मैं उस तालाब के पास खींची चली गई, पानी में गिर गई। मैं उस तालाब से उस पानी से बाहर आने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया।
ये सारी बातें सुनने के बाद राव बहुत दुखी होने लगता है कि अब तक राव ने नादा को एक काम वाले की तरह देखा था। अब यहाँ पर नादा भी मती से माफी मांगने लगता है। नादा जिस खेत की केयरिंग कर रहा होता है, राव उस खेत को नादा के नाम पर ही लिख देता है। ऐसा कहकर राव बाहर आकर बस ऐसे ही दुखी होते रहता है। तभी सुशीला राव के पास आकर ये कहने लगती है, खेत के बदले नादा को अब जिसकी जरूरत है अगर वो दे दे तो अच्छा रहेगा। राव को सुशीला की बातें समझ में आ जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद राव नादा और मती को पुणे जाने के लिए कहता है। इसका सारा इंतजाम भी कर देता है। कहने लगता है कि अब तक जो हुआ उसमें मती की कोई गलती नहीं। तुम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलता है। अब तुम दोनों के लिए एक दूसरा मौका है। तो नादा मती को एक्सेप्ट करके ये दोनों पुणे चले जाते हैं। खैर उसके बाद से राव और सुशीला के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं। राव भी धीरे धीरे सुशीला से बात करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन मास्टर जी सुशीला से कहने लगता है कि अब हमको इस घर से जाना होगा। मैं नए घर की तलाश करने वाला हूँ। लेकिन सुशीला मास्टर जी को मना करने लगती है क्योंकि सुशीला को खुद इस घर से बहुत प्यार हो चुका होता है। ये घर इसको बहुत पसंद आता है। उसके बाद राव अपने वर्क प्लेस पर औरतों को भी काम देने लगता है। कल तक राव अपने फील्ड में औरतों को आने नहीं देता था, लेकिन आजकल औरतें भी काम करने लगी। उसके बाद एक दिन जानकी नाम की एक औरत राव के घर आती है और वो भी मास्टर जी और सुशीला के लिए। सुशीला जानकी को देखकर शॉक में रह जाती है। जानकी और कोई नहीं मास्टर जी की पहली पत्नी होती है। ये जानने के बाद राव शॉक में रह जाता है। थोड़ी देर के बाद जानकी को समझ में आ जाता है कि जानकी यहाँ पर आना मास्टर जी को पसंद नहीं, तो ये वापस जाने का डिसाइड कर लेती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे मास्टर जी जानकी को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए जाता है। ये दोनों बाहर जाने के बाद सुशीला घर में राव को ढूंढने लगती है अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। राव से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी दिनों तक राव सुशीला से बात ही नहीं करता। फाइनली एक दिन सुशीला जबरदस्ती राव के वर्क प्लेस पर जाती है। कहने लगती है कि मैं जो बताने वाली हूँ वो तुम पूरी तरह से सुनो। राव कहने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी बातें तुमसे शेयर की, लेकिन तुमने मुझसे ये बात क्यों शेयर नहीं की, क्यों छुपाई? सुशीला जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली जानकी और कोई नहीं सुशीला की बड़ी बहन होती है। मास्टर जी और सुशीला की शादी हुए 10 साल हो चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की कोई संतान नहीं होती। एक दिन मास्टर जी ठान लेता है कि ये दूसरी शादी करेगा। जब ये बात जानकी को पता चली, जानकी कुएं में कूदकर अपनी जान देने लगी, लेकिन सारे फैमिली वालों ने जानकी की जान बचा ली। उसके बाद सुशीला के फादर ने सुशीला को ही मास्टर जी को देकर शादी करवा दी, क्योंकि अगर गांव वालों को ये बात पता चलेगी कि जानकी कभी मां नहीं बन सकती, तो कोई भी सुशीला और उसकी छोटी बहन से शादी नहीं करेगा। इसीलिए सुशीला के फादर ने सुशीला को देकर मास्टर जी से शादी करवा दी। मुझे तो ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं तो मुंबई भागने वाली थी, लेकिन मेरी माँ ने बहुत ही इमोशनल के साथ मुझे समझाया, शादी के लिए मनवाया। मास्टर जी से शादी करने के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं था। सो राव सुशीला की बातों को समझकर इसके साथ दोबारा दोस्ती करने लगता है। दोबारा ये दोनों बात करने लगते हैं। एक दिन सारे गांव वाले नाटक देखने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। सुशीला और मास्टर जी भी जाते हैं। वहाँ पर राव और उसका दोस्त भी मौजूद होता है, लेकिन सुशीला का सारा ध्यान राव पर ही होता है। इशारों के साथ राव से बात करती रहती है बिना नाटक देखे। खैर नाटक खत्म होने के बाद जब सुशीला और मास्टर जी वापस अपने घर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में 2 लड़के सुशीला के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। मास्टर जी उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दोनों उल्टा मास्टर जी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। एट द सेम टाइम उसी रास्ते से राव और राघव गुजरने लगते हैं। मास्टर जी को इस हालत में देखकर इन दोनों की बहुत पिटाई करने लगते हैं। खैर घर आने के बाद मास्टर जी सुशीला के साथ बात ही नहीं करता। ऐसे जताने लगता है कि सारी की सारी गलती सुशीला की है। सुबह होने के बाद मास्टर जी सुशीला से माफी मांगने लगता है कि कल रात तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आज मैं अपने ट्रांसफर के बारे में बात करने के लिए दूसरे गाँव जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सो मास्टर जी जाने के बाद सुशीला और राव बहुत सारा टाइम बीच के पास गुजारने लगते हैं। इसी बातों में सुशीला राव से ये कहने लगती है कि मैं बहुत ही सुंदर नजर आती हूँ ना, इसलिए बहुत सारे लोगों को भा जाती हूँ। मेरी सुंदरता को देखकर ही कल रात वो 2 लड़के मुझसे छेड़खानी की। हर कोई भी मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है, तुम भी मुझसे अट्रैक्ट हो गए ना। सुशीला की बातें राव समझने लगता है। सुशीला से कहने लगता है कि तुम शादीशुदा हो, हम दोनों को ऐसे मिलना नहीं चाहिए। इस तरह से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुशीला बहुत देर तक उसी बीच के पास खड़ी रहती है। बारिश भी होने लगती है। शाम होने के बाद सुशीला राव के पास जाकर उसको किस करने लगती है। ये देखकर राव भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरह से इन दोनों में कांड होने लगता है।
उसी वक्त मास्टर जी वापस आने पर इन दोनों को एक साथ बेड पर देख लेता है, लेकिन कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन से राव और सुशीला एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक बहुत बड़ा पाप किया। राव अपने दोस्त राघव से ही कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने पिताजी की तरह बन रहा हूँ। इस तरह से राव को बहुत ही गिल्ट महसूस होकर राव के गले लगकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद एक रात राघव राव के पास आकर ये कहने लगता है कि लक्ष्मण मिल गया। राव फटाफट से लक्ष्मण के पास जाता है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि उस तालाब में जिसकी आत्मा है वो और कोई नहीं, लक्ष्मण की बीवी सुमी की है। लक्ष्मण राव को देखकर इसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मार नहीं पाता। बहुत दुखी होने लगता है, कहने लगता है कि तुम भी अपने बाप जैसे हो। उसके बाद राव सुमी के बारे में पूछने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली लक्ष्मण और सुमी भी नाना साहब के खेत में ही काम किया करते थे। उस वक्त सुमी प्रेग्नेंट थी। इन दोनों ने डिसाइड किया लड़का होगा तो नाम रखेंगे राव, अगर लड़की होगी तो राधा रखेंगे। सो एट द सेम टाइम नाना साहब की नजर सुमी पर पड़ती है। सुमी को अपने कमरे में लाकर इसके साथ बलात्कार करने लगता है। बेचारी सुमी हाथ जोड़कर बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन नाना साहब खुद बलात्कार करने के साथ साथ अपने दोस्त जॉर्ज को भी बलात्कार करने के लिए कहता है। यह सुनकर सुमी बहुत ही मुश्किल के साथ उस घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नाना साहब अपनी गन से सुमी के पेट पर गोली चला देता है। मरते मरते सुमी नाना साहब से यही कहने लगती है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे खानदान को नहीं बख्शूंगी, सर्वनाश कर दूंगी तुम्हारे खानदान को। लेकिन नाना साहब सुमी को एक लात मारकर अपने घर के तालाब में फेंक देता है। उसी तालाब में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सुमी की आत्मा काफी सारी बार नाना साहब को मारने की कोशिश की, लेकिन नाना साहब ने एक बाबा के जरिए से एक हाथ का कड़ा बनवाया था जो नाना साहब की प्रोटेक्शन करता था। खैर एक दिन राव खेलते खेलते नाना साहब के कमरे में आ गया, उसकी खटिया के नीचे छुपने लगा। इसी दरमियान में राव नाना साहब के हाथ से वो कड़ा निकाल दिया। कड़ा निकालते ही उस कमरे में सुमी की आत्मा आ जाती है। बहुत ही गुस्से से नाना साहब का गला घोटकर उसे मार देती है। अब उस वक्त राव तो बच्चा था, वो सारी चीज अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अब सुमी ने राव को इसलिए नहीं मारा क्योंकि सुमी ने सोचा था ना कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम रखेगी राव। तो सुमी की आत्मा राव को अपने बेटे ही की तरह देख रही होती है बिना उसको मारे। राव की मां मरने के बाद भी सुमी की आत्मा राव के पास ही थी, उसकी केयरिंग करते हुए। सच जानने के बाद राव बहुत दुखी होने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर सुमी की आत्मा आती है। लक्ष्मण को भी सुमी की आत्मा नजर आती रहती है। सुमी की आत्मा अपने पति को देखने के बाद उसके साथ बात करने लगती है। उसके बाद शायद इस आत्मा को शांति मिल जाती है। राव बहुत ही दुखी के साथ वहाँ से जाने लगता है। खैर दूसरे दिन सुशीला की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो राघव के पास जाती है। राघव इसका ट्रीटमेंट करने लगता है। बाद में मास्टर जी राव के पास आकर ये कहने लगता है कि सुशीला प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद राव शॉक में रह जाता है। मास्टर जी से कहने लगता है कि सुशीला और इसका संबंध बना था। मास्टर जी कहने लगता है कि ये बात मुझे ऑलरेडी पता है, फिलहाल मुझे बच्चे चाहिए इसलिए मैं चुपचाप हूँ। उसी रात मैंने तुम दोनों को एक साथ बिस्तर पर देख लिया था। मुझे बच्चे चाहिए इसीलिए सुशीला को कुछ नहीं कहा। एक्चुअली बात यह है कि कमी मुझ में है, ना है कि जानकी में। यह सुनने के बाद राव मास्टर जी पर गुस्सा दिखाने लगता है। इसका मतलब अब तक आपने मेरा इस्तेमाल किया। मास्टर जी कहने लगता है कि तुम्हारे दुख के सामने मेरा दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे दूसरों का बच्चा अपनाना होगा। मेरी बीवी दूसरे बंदे के साथ रात बिताकर इस बच्चे को पैदा किया, मैं उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूँगा। राव पूछने लगता है क्या सुशीला भी बच्चों के लिए ही मेरे साथ संबंध बनाई थी। यह सुनने के बाद मास्टर कुछ भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। अब सुशीला को भी बच्चे चाहिए था। अगर सुशीला के साथ भी बच्चे ना हुए तो मास्टर जी एक और शादी करेगा। तो शायद ये बात सुशीला को पसंद नहीं थी। खैर उसके बाद सुशीला और मास्टर जी इस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। दूसरे गांव ट्रांसफर हो जाता है मास्टर जी का। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुशीला के हाथ में नाना साहब का कड़ा है। मतलब राव ने सुशीला को बचाने के लिए यह कड़ा पहनाया होता है, क्योंकि सुशीला के पेट में अब नाना साहब का वारिस है। इस तरह से ये पहला सीजन यहाँ पर दी एंड होता है। अब दूसरे सीजन में ये बात पता चलेगी क्या सच में राव मर गया या जिंदा है। सुमी की आत्मा क्या सच में शांत हो गई या अभी भी इस धरती पर है। ये सारी बातें सेकंड सीजन में पता चलेगी।